किन्ने मेंबर होंदे ने? Now this is a 32 question. 42 किवें हो गए? 32 सर 32 32 हाँ जी 32 राइट, दैट इज द राइट नंबर। 32 किवें बने? 28 हो गई स्टेट्स, 3 हो गई यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, दो काउंट 28 ਤੇ 31 वो ਤੇ 2 सेंट्रल ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, सेंट्रल ਤੇ गवर्नमेंट 31 ਤੇ 2 33 ਹੋ ਗਏ यार। सॉरी तेरा सर 33 हाँ जी सर 33 आ 33 ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ 32 ਇਟ ਇਜ਼ 33। ਤੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ VOTING percentage ਜੋ ਹੈ that is 66.2/3%, 66.667% VOTING ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 33.33% ਮੀਨਸ 33.1/3% ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। those who are present मीन्स जिवें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही बंदा अगर प्रेजेंट है तो वो कला जड़ा है वो बाकियां दे उत्ते भारी हो जाएगा, मतलब वो कला ही 33% का हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट दे जड़े हैगे ने वो भी जॉइंटली जड़े ने दे विल बी कंसीडर्ड 66.67%, दे जॉइंटली आर 66.67%, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंटली इज कंसीडर्ड टू बी 33.1/3%। बट अगेन जिवें ਅਸੀਂ पिछली क्लास विच गल कर रहे सी, as we talked in the last class, that majority requirement जो है मींस कोई भी जो है कोई भी प्रपोजल जो होगी उसको पास करने के लिए मेजोरिटी नंबर इज 75%। दैट मींस दैट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट्स यस, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट यस नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप में सारी भी एक साथ मिल जाएं तो भी वो रिक्विजिट नंबर तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उनके सबके नंबर जोड़ के भी वोटिंग परसेंटेज विल एंड अप एट 67% और लेस देन 67%, 66.2/3% पे ही वो रह जाएंगे। तो वो कोई भी प्रपोजल जो है वो अपने आप से पास नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको जो है एक वोट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट लेने के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एग्री करवाना पड़ेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी इन फेवर ऑफ इट। अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी मिल जाए तो भी वो, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो कौन सी पावर है? जीएसटी काउंसिल में एक पावर का नाम दिया था हमने, याद करो, वीटो पावर। वीटो वीटो पावर सेंट्रल मींस वो जो है वो जो जीएसटी काउंसिल का जो घर में फादर है या मदर है वो कौन है? दैट फादर और मदर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा जीएसटी काउंसिल के अंदर। ठीक है जी। तो अब जीएसटी काउंसिल की बची हुई बातें हम देख लेते हैं क्या है। जीएसटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, 101st अमेंडमेंट के साथ ही हुआ था। मतलब जब हमने जो है वो 101st अमेंडमेंट में ही जीएसटी का भी जो है प्रपोजल डाला था। जीएसटी का प्रपोजल पहली बार ना डल के दूसरी बार डाला था कि जीएसटी लेकर आना है, और यही वाला प्रपोजल जो है ये अपने आप में एक्ट बन गया था। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो है वो यही पिछला वाला जो बिल था यही वाला जो है एक्ट बन गया था, और इसी 101st अमेंडमेंट के साथ ही जीएसटी काउंसिल भी बन गई। सो ये 101 अमेंडमेंट आपने याद रखनी है, कहीं गलती से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर 2 नंबर का पूछ ले तो पूछ ले, उसके अलावा कुछ नहीं। 101 नंबर याद करना मुश्किल नहीं है। सो इट वाज 101st अमेंडमेंट, ये चीज याद रखनी है। दिस एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 279A into the Constitution of India, which provides the legal basis for councils formation and functions। तो ये जो है दिस इज बेसिकली इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 101st अमेंडमेंट याद करनी है, बाकी सब इंप्रेस करने की चीजें हैं। जब कभी प्रेजेंटेशंस दोगे कहीं पे बैठ के मेंबर बन जाओगे उस टाइम पे ये सब कहानियां डालना। अभी 279A वगैरह इन नंबरों में अपनी मेमोरी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टिवली मेमोरी को यूज करना है। सो मेमोरी में आपने याद रखनी है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के हिसाब से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है। कोरम क्या होता है बच्चे? कभी कोरम जो है वो ये होता है, जैसे आज की क्लास में हमारे पास जो अटेंडेंस दिख रही है
that is we are 18 and 3 21 students, 21 स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स होंगे, एक जो है वो सर का होगा, तो और एक मैं हूं, तो 20 स्टूडेंट्स के करीब क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अब कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी जैसे रक्षाबंधन ही था, उस दिन हमने क्लास ली और अभी नए नए आए हुए हैं, सारे के सारे नई नई एक्साइटमेंट है, तो सारे के सारे पहुंच भी गए थे, क्लास 18-19 की क्लास थी, सो इट वाज लाइक अ वेरी गुड क्लास। बट हमारी भी क्लास की ना एक वैलिडिटी होती है कि मतलब अगर क्लास में बच्चे 10 से भी कम हो जाएंगे तो टीचर का पढ़ाने को ही दिल नहीं करना, या क्लास में बच्चे 5 से भी कम होंगे तो ऐसा लगेगा कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं अपना, क्योंकि 5 ही आए हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है, या मैंने क्लास जो है वो दिवाली वाले दिन भी ले ली तो आज दिवाली है, और 5 ही स्टूडेंट्स जो बहुत ही वेले थे, यहाँ बहुत ही किताबी कीड़े थे या बहुत ही वेले थे, उन्होंने ही क्लास अटेंड करी। एक वेला मैं था, बाकी 5 मेरे साथ और वेले थे, तो हम 5 और एक 6 बंदे क्लास में बैठे हुए थे। अब इस टाइम पे जो है आप अगली बारी जब क्लास में आओगे तो कहोगे कि वो जो 5 है वो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा जी, क्या पढ़ा रहे हो आप, आपने पिछली क्लास पढ़ाई, अगली क्लास उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो जो पिछली वाली क्लास थी उसको इनवैलिडेट कर दो, वो क्लास जो है उसको रिपीट करो, वो क्लास नहीं मानी जानी चाहिए। तो इस चक्कर में ऐसे ही मीटिंग्स में भी होता है, मींस जीएसटी काउंसिल वालों ने एक मीटिंग बुलाई, जीएसटी काउंसिल में जो मीटिंग में सारे के सारे स्टेट्स के बंदे आए, कुछ स्टेट्स के बंदे नहीं आए क्योंकि पता चला कि उन दिनों दुर्गा पूजा चल रही थी, दुर्गा पूजा चल रही थी तो ईस्ट वाले कोई आया ही नहीं, ईस्टर्न स्टेट्स से, बंगाल से कोई नहीं आया, उधर उड़ीसा से कोई नहीं आया, उधर नॉर्थ ईस्ट की इतनी सारी स्टेट्स हैं वहां से कोई नहीं आया, उधर फोन कर दिया महाराष्ट्र में कि आप भी मत जाओ जी, आप मतलब ये इस टाइम दुर्गा पूजा भी है और साथ में गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो हम यहाँ फेस्टिवल मनाएं अपना या इनकी जीएसटी की काउंसिल मीटिंग अटेंड करें, तो कोई नहीं आया, तो वहां पर उस मीटिंग को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। अगर जो मेंबर्स हैं, हमारे टोटल मेंबर हैं 33, तो 33 में से अगर 17 से भी कम मेंबर रह गए, फॉर ए मीटिंग टू बी वैलिड द quorum मस्ट बी एट लीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, यानी कि 33 में से अगर 17 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड कर ली तो मीटिंग वैलिड है। अगर 33 में से 17 लोगों ने भी अटेंड नहीं करी, 16 15 14 13 कितनों ने भी करी कम से कम, 17 के बाद नीचे होते गए, तो दैट मीन्स 50% ऑफ द मेंबर्स भी नहीं आए हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा कि अब ये मीटिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि कोरम कंप्लीट नहीं हुआ। कोरम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कंप्लीट द मीटिंग, अदरवाइज मीटिंग जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। जैसे हम जो है यहाँ पर एग्री कर लें कि अगर किसी क्लास में बच्चे 10 से कम होते हैं तो वो क्लास जो है वो इनवैलिडेटेड है, वो क्लास रिपीट होनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स का जो है ये राइट है, ये स्टूडेंट्स जो है वो ड्यूटी, मतलब जो टीचर को है उसको भी ड्यूटी बाउंड कर रहे हैं, बट दैट इज लाइक अगर हम एग्री करें तो, अगर मैं आपसे एग्री नहीं करूं तो फिर मेरे पास राइट है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, मेरे पास वीटो पावर है, मैं जैसे चलाऊं मेरी मर्जी, बट अगर मैं एग्री कर लूं तो फिर मैं कोरम के हिसाब से ही जो चीज हमने पहले प्री डिसाइड कर लिया उस एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो आज की डेट में हमने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एग्री करा हुआ है कि कोरम का नंबर कितना है, कोरम का नंबर जो है दैट इज 50% ऑफ वैलिड मेंबर्स, मींस वैलिड मेंबर्स का मतलब हो सकता है कि एक स्टेट जो है उसमें अभी प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल मींस फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। एक्चुअली आप लोगों को अभी प्रेसिडेंट रूल क्या होता है ये भी नहीं पता, क्योंकि पिछले करीब करीब 10-11 सालों से हमारे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लग रहे हैं, उससे पहले आए दिन किसी ना किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता होता था, चीफ मिनिस्टर जो है वो खत्म हो जाता होता था कि कल से तू चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती होती थी और वहां पे गवर्नर का राज हो जाता होता था, प्रेसिडेंट ही राज करता था, चीफ मिनिस्टर चला जाता था। जैसे पीछे जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा 370 खत्म की थी तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया था, तो बीच में काफी टाइम तक मींस फॉर दैट मैटर करीब करीब 2-3 साल तक जम्मू और कश्मीर का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था। अब वापस से वहां पर उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर है, तो बीच में अगर 2-3 साल तक अगर जम्मू और कश्मीर का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है कोई फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं रहा होगा, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं है
तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जीएसटी काउंसिल में भी नहीं पहुंचती होगी। तो जो मेंबर्स रहे होंगे जीएसटी काउंसिल के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दे वुड हैव नॉट बीन 33, रादर द मेंबर्स वर रिड्यूस्ड टू 32 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जे एंड के का कोई नुमाइंदा जो है वो जीएसटी काउंसिल में नहीं पहुंचता होगा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ही नहीं थी। बात जो मैं कर रहा हूं समझ में आ रही है यस सर। यस अच्छी तरह से? यस थोड़ी सी Yes, पॉलिटिक्स sir. है बीच में, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके करिकुलम का नहीं है, बट जहां न्यूज़पेपर में मतलब कुछ दिख जाए पढ़ा करो, उसको पढ़ने के बाद गूगल करा करो, गूगल करने के बाद अब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख के आगे पढ़ा करो। आपके दिमाग की लिमिटेशंस का बच्चे आपको भी अंदाजा नहीं है कितना कुछ इसमें समा सकता है। सो अपना होराइजन बढ़ाते चले जाओ, ठीक है? थोड़ी थोड़ी चीजें करके जो है वो रोज ऐड होनी चाहिए नॉलेज, धीरे 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 करके इतना बड़ा अपने आप में आपका जो है ये मतलब दिमाग वाली गागर जो है इतनी भर जाए कि सागर जितना पानी आ जाए इसके अंदर। मतलब इट विल हैपन स्लोली। आने वाला टाइम जो है आपका ये 2-3 साल खूब पढ़ाई के हैं, खूब नॉलेज गेन करने के हैं, और फिर उस नॉलेज को यूज करने का टाइम आएगा तो नॉलेज और बढ़ेगी। अब कोरम की बात समझ में आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन समझ में आ गई, नंबर ऑफ मेंबर्स समझ में आ गए, डिसीजंस कैसे किए जाते हैं, कितनी मेजोरिटी चाहिए वो चीज समझ में आ गई जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में अभी तक जो ज्यादातर डिसीजंस लिए जा रहे हैं पिछले 7-8 साल में, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम राय बन जाती है, सारे के सारे फुल्ली एग्री कर जाते हैं कि हाँ जी हाँ जी, जो है आपका मतलब इसमें ये आता है कि जो पान मसाला है, गुटखा है, सिगरेट है, सिगार है, इसके ऊपर जो है हम सेस भी लगाएंगे, खाली जीएसटी नहीं लगाएंगे। 28% जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, 28% जीएसटी के बाद इसके ऊपर 20% से सेस भी लगा के इसके ऊपर जीएसटी का रेट 48% कर दो, तो सब के सब आम राय मान लेते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, इसके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि कार जो है जी, लंबी लंबी गाड़ियां चल रही हैं, उसके ऊपर भी टैक्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये अमीर लोग ही खरीदते हैं, तो अमीर लोग ज्यादा टैक्स देना भी बनता है उनका। दूसरा, जितनी बड़ी गाड़ी होएगी उतना सड़क पे वो ट्रैफिक जाम करेगी, उतनी ज्यादा पोल्यूशन करेगी, तो उनसे जो है वो सेस जो टैक्स है वो ज्यादा लेना चाहिए। तो सब आम सहमति बन जाती है, बड़े आराम से आम सहमति बन जाती है, उसको हम कंसेंसस कहते हैं। बट कंसेंसस होना जीएसटी काउंसिल में कोई जरूरी नहीं है। कंसेंसस का मतलब हो गया कि 100% वोट एक ही तरफ है, कि सारे कह रहे हैं हाँ जी करना है तो कह रहे हैं हाँ जी करना है, ये नहीं करना तो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये नहीं करना। अब ये डिसीजन हम जो है वो मेजोरिटी वोटिंग से भी ले सकते हैं, मगर मेजोरिटी वोटिंग क्या कितने की होनी चाहिए, कितने परसेंटेज पे मेजोरिटी वोटिंग मानी जाएगी? नॉर्मल कोर्स में मेजोरिटी वोटिंग 50% से ज्यादा हो तो मेजोरिटी वोटिंग हो जाती है, बट जीएसटी काउंसिल में मेजोरिटी वोटिंग का मतलब कितने परसेंटेज होता है बच्चे? हमने पिछली क्लास में भी बात किया था, अभी भी 76 जिक्र कर चुके हैं। 75% मीन्स 76 75, sir. 75 बच्चे 75%। 72 कहीं पढ़ के आई है? सर 76 बोला था मैंने, अच्छा 75 बोल 70, रहा था। 75 75% वोटिंग जो है उस पे हो गया, 3/4 है बेसिकली। तो आपने वो बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 का मतलब हो गया 3/4, 75। आपने उसको 3/4 मतलब ये समझा होगा मेजोरिटी मोर देन 3/4, इसलिए 76 बोल दिया। बट इसको हमने जो है नॉट लेस देन 3/4 मतलब 75% पे मेजोरिटी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर, याद रहेगा? ये यस छोटे सर। छोटे पॉइंट्स हैं, यस ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में वो आपको 75 भी दे देगा, 76 भी दे देगा, तो वहां पर ध्यान रखने वाला है कि 75 ही है। So while the voting mechanism is in place, the council has largely operated on consensus basis, with votes being a rare occurrence. But है मतलब रूल तो है ही है ना वोटिंग का, रेयर अकरेंस है चाहे जो भी है। अच्छा, सेक्रेटेरिएट मींस इसका जीएसटी काउंसिल का दफ्तर कहाँ है? तो दफ्तर जीएसटी काउंसिल का जो है वो दिल्ली में है। द काउंसिल हैज ए डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट इन न्यू दिल्ली एंड इट्स एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय, जो इसके खर्चे हैं वो किसने उठाने हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाने हैं। द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, यूनियन मींस रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है ये पोस्ट होती है विच कम्स बेसिकली फ्रॉम द आईएएस कैडर।
जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जब वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड होते चले जाते हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होते हैं, जिनको करीब करीब समझ लो उम्र जिनकी 50 साल हो चुकी होती है, आप 25 साल में ऑफिसर बन जाते हो, आप 23 साल 22 साल में ऑफिसर बन जाते हो, तो 22-23 साल की उम्र में जो लोग ऑफिसर बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, वो 50 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते सेक्रेटरी बन जाते हैं। सेक्रेटरी का मतलब कि वो जो है वो सीधा सीधा मंत्रियों के साथ बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार को मंत्री नहीं चला रहे हैं, मंत्री तो चुन के आए हुए नुमाइंदे हैं जो 5 साल के लिए हैं। चला रही है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब हो गया जो आईएएस लॉबी है, जो आईएएस अफसर बने हुए हैं वो चला रहे हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर हैं उन्हीं में से यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी बनेगा, उसी में से कोई फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई उसमें से रेवेन्यू सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई उसमें डिफेंस सेक्रेटरी बन जाएगा जिसको होम सेक्रेटरी कहते हैं, कोई फॉरेन सेक्रेटरी बन जाएगा। जैसे हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है आज की डेट में, कौन है फॉरेन मिनिस्टर हमारा मालूम है? निर्मला सीताराम। नहीं बेटा, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है। एस जयशंकर करके एक बंदा है, नाम सुना हो, बड़ा अच्छा बोलता है, यूट्यूब पे वीडियो देखना उसके, एस जयशंकर के। और एक बार देख लोगे तो यूट्यूब फिर पीछे पड़ जाएगा आपके कि और देखो और देखो और देखो, तो देखते रहना, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। वो कभी जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी था, फॉरेन सेक्रेटरी बनने से पहले वो एम्बेसडर था कई कंट्रीज का, फॉरेन सेक्रेटरी बनने से पहले वो अमेरिका का एम्बेसडर था, अमेरिका का एम्बेसडर बनने से पहले वो चीन का एम्बेसडर था, और आज की डेट में वो फॉरेन मिनिस्टर है हिंदुस्तान का। और फॉरेन मिनिस्टर पिछले 6 साल से है और बहुत ही कामयाब फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी बातें सुनने वाली होती हैं। तो ऐसे ही रेवेन्यू सेक्रेटरी होगा, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होगा वो ही जीएसटी काउंसिल का जो है वो एक्स ऑफिशियो, द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल, वो काउंसिल को भी हेड कर रहा होगा। मतलब आके निर्मला सीतारमन बैठ जाएगी कि मैं चेयरपर्सन हूं, बट उस चेयरपर्सन को चलाने वाला, उसके पीछे चाबी जो है, जो वो खिलौने में चाबी भरने वाला है, वो सेक्रेटरी होता है। सब कुछ, सारी नॉलेज, सारी समझ सेक्रेटरी को होती है, क्योंकि वो उसने जो है वो 25 साल 30 साल के तजुर्बे के साथ वो आया हुआ है, उसको सारे प्रोसीजर्स मालूम है, रादर जीएसटी जो बनाया है उसमें भी उसका हाथ है, हर चीज उसी ने करी है। तो वो एक ऑफिसर है जो पीछे बहुत मेहनत करके आया है, बाकी सब तो इलेक्शन जीत के आए हैं, और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री जी के नजदीक थे, तो उनको जो है समझ थी कि अच्छा इसको फाइनेंस आता है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इसको जो है डिफेंस की थोड़ी सी अच्छी समझ है, इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दो, वो तो वैसे बांट रहे होते हैं, बट इनको पीछे चलाने वाले जो हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, और सेक्रेटरीज के नीचे नए नए ऑफिसर। कल को आप आईएएस कर लो तो आप भी जो है एस्पिरेंट बन जाओगे कि आपको प्रधानमंत्री का 50 साल की उम्र में, प्रधानमंत्री कोई भी हो, पता चले आपको फोन डायरेक्ट उनका आ रहा है, रोज बात हो रही है, दिन में 3 बार बात हो रही है, क्योंकि आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता सरकार। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर ये जीएसटी काउंसिल का जो मेन आपका फ्रेमवर्क है वो चीज कवर होती है। इसके अलावा जीएसटी क्या करता है, जीएसटी काउंसिल क्या करती है, द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? अब जब हम से जीएसटी में जीएसटी जमा कराएंगे, आप एक वेंडर हो मान लो, मीन्स आपकी एक दुकान है, दुकान क्या बड़ा सा आपका शोरूम है, और आपकी पता चलता है कि एक महीने की जो है वो 10 लाख रुपए की सेल हो गई, 10 लाख रुपए की सेल हो गई, तो और कुछ नहीं तो 1.5 लाख रुपए का जीएसटी आपका हर महीने जमा हो रहा है 10 लाख रुपए की सेल के ऊपर। अब जब 1.5 लाख रुपए महीने का जीएसटी जमा करा रहे हो, तो मोटा माटी 15 लाख रुपए, 15 और 3 18 लाख रुपए साल का जीएसटी जमा करा रहे हो। अब 18 लाख का जीएसटी जमा करा रहे हो तो रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करोगे तो आपके केस की असेसमेंट भी हुआ करेगी। असेसमेंट होगी तो पता चलेगा कि जो ऑफिसर जिसने असेसमेंट करी उसने कहा कि आपने 18 लाख रुपए तो जीएसटी जमा कराया मगर कम कराया है, आपकी जो डिमांड थी वो 25 लाख रुपए की थी, आपने कम 7 लाख रुपए से कम कराया है, तो आपके ऊपर 7 लाख की डिमांड आ जाएगी।
तो उस केस में अब आप जो है अपील फाइल करोगे। तो जीएसटी की असेसमेंट की अपील जो है वो मींस असेसिंग ऑफिसर के बाद जो है वो अपील जाएगी आपकी कमिश्नर अपील्स के पास। मींस आपको अभी ये पॉइंट कहीं डायरी में लिख लो, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना हमने इसके बारे में। इससे ज्यादा जो अपील्स के बारे में है, जितना मैं आज पढ़ा रहा हूं, इसके बाद जो ज्यादा अपील्स में पढ़ना है हमने, वो हमने फाइनल्स में पढ़ना है। बट ये छोटा सा पॉइंट जो है ये आज पढ़ना है, तो इसलिए इसको डायरी में कहीं नोट कर लो, ऐसी डायरी में जो फाइनल जब आपका पेपर होगा तो आपकी नजर के सामने से निकल के चला जाए, ऐसी जगह नोट करना। मेरे नोट्स में भी शायद ये कहीं नहीं होगा। तो आप जो है पहले जो है आपकी असेसमेंट हुई, आपकी असेसमेंट में जो आपने सेल्फ असेसमेंट करी हुई थी उसके अगेंस्ट एपिलेट जो असेसिंग ऑफिसर था उसने कहा कि नहीं, आपने जीएसटी कम जमा कराया है 3 लाख रुपए से, तो 3 लाख रुपए जमा कराओ और साथ में उसके ऊपर ब्याज और पेनल्टी भी जमा कराओ। आपको लगा कि यार ये बंदा तो गलत कह रहा है, आपने अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या वकील को हायर करा और आपने केस फाइल कर दिया। आप केस अब कहां फाइल करोगे उस असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ? कमिश्नर अपील्स के पास। असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ केस का फाइल होगा कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर अपील्स मींस आप जिस ऑफिसर से डील कर रहे हो वो असिस्टेंट कमिश्नर होगा या डिप्टी कमिश्नर होगा, उसकी अपील जो है और उसके अगेंस्ट जो अर्जी लगाओगे वो अर्जी लगेगी कमिश्नर अपील्स के पास। कमिश्नर अपील्स ने भी कहा कि जो मेरा असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर था वो ठीक था, तुम लोग गलत हो, तो आप जो है वो 3 लाख रुपए प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट जमा कराओ। आप अब जो है दूसरी अर्जी जो है वो लगाओगे जीएसटी एटी के पास, जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल में। ये अपील से बना है एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है जी। कमिश्नर अपील्स के अगेंस्ट जो अर्जी लगेगी वो लगेगी जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल जब तक अपने जो है वैट ऑफिसेस थे या एक्साइज के दफ्तर होते होते थे, तो दोनों के एपिलेट ऑफिसेस एपिलेट ट्रिब्यूनल्स होते होते थे। मगर जीएसटी आए हुए आज 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, अभी तक एपिलेट ट्रिब्यूनल नहीं बन पाए हैं जीएसटी के। तो आज की डेट में कमिश्नर अपील्स के बाद जो केस है वो लाइन में खड़ा हुआ है कि जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, बट जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल है ही नहीं। तो जीएसटी काउंसिल ने अब कहा है कि जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बनेंगे और उम्मीद की जा रही है कि 2025 में सारे के सारे जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बन जाएंगे। हर स्टेट में जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बन जाएगा। ऑलमोस्ट सब जगह पे जो दफ्तर हैं वो ले लिए गए हैं जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के, बट उसके बाद धीरे धीरे ये जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बन जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के बाद केस कहां से आता है? कमिश्नर अपील के अगेंस्ट जो अपील होती है वो जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाती है। अगर आपको जो है कमिश्नर आपकी बात मान लेता है तो डिपार्टमेंट जो है मींस जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो भी केस कर सकता है जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। और नहीं, अगर डिपार्टमेंट नहीं मानता तो आप कर सकते हो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद। फिर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद अगला जो स्टेप है कोर्ट का केस जाने का, वो हाई कोर्ट के पास चला जाता है। तो पहला हो गया कमिश्नर अपील्स, दूसरा हो गया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और तीसरे केस में ये हाई कोर्ट, और फिर चौथे में सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट केस में ऐसे ऐसे इस हायरार्की से बढ़ेगा। अब उसकी डिटेलिंग कब किस केस में केस बढ़ सकता है वो सब हम फाइनल में पढ़ेंगे, बट ये 4 स्टेप्स याद रहे हो जाएंगे अब आपको। पहला स्टेप जो है वो कमिश्नर अपील्स, दूसरा स्टेप जो है जीएसटी एटी, तीसरा स्टेप जो है वो हाई कोर्ट, और चौथा स्टेप जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? इस पॉइंट तक कोई डाउट आ गया हो तो बताओ। चलें आगे? यस सर। यस यस सर। ये पॉइंट नोट कर लिया, याद रहने इसलिए यस सर। लिख लिया अपनी कॉपियों में? यस सर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मेरी नोट्स में नहीं होगा, ये कहीं नहीं होगा, ये आपकी नॉलेज को ऐड कर रहा है सिर्फ। दिस इज अ नॉलेज एडिंग पॉइंट। जीएसटी का जो फंक्शन है वो एक ये फंक्शन है कि द काउंसिल रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल। बस इसके बियॉन्ड ये जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल का और कोई पॉइंट नहीं आना है। अब जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या है ये चीज समझ में आ गई तो ये पॉइंट याद करना बहुत आसान हो गया।
उसके बाद फिर जीएसटी जो है, जीएसटी काउंसिल और क्या करेगी? जीएसटी काउंसिल रेट रैशनलाइजेशन की बात करती है। पहले जब हम जीएसटी लेकर आए थे तो मल्टीपल रेट्स के साथ था, बहुत सारे रेट्स के साथ था। आज की डेट में जो जीएसटी स्लैब्स है वो गिनती की बस इतनी बन गई है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बस इतने ही रेट्स के ऊपर जीएसटी लगता है। इसके बाद 28% से ज्यादा के ऊपर जो लगता है वो जीएसटी सेस में लाके लगता है। जीएसटी 28% इज द हाईएस्ट रेट। उसके बाद 28% से ज्यादा अगर किसी आइटम पे हम लगा रहे हैं तो उसके अंदर वो जीएसटी कंपनसेशन सेस मिला हुआ है। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है उसकी बात हम आज करेंगे। उसके बाद जो है मतलब जीएसटी काउंसिल ने और क्या हेल्प करी या काम किए? ड्यूरिंग द पेंडेमिक द काउंसिल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल बाय रैशनलाइजिंग जीएसटी रेट्स ऑन एसेंशियल गुड्स लाइक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या अदर मेडिकल सप्लाईज को जो है उन्होंने सस्ते जीएसटी के हिसाब से देना शुरू करा। उस टाइम उन्होंने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई और इसको जो है वो कहा कि दो यार दो फटाफट। इट ऑल्सो ऑफर्ड वेरियस कंप्लायंस रिलैक्सेशन सच एज एक्सटेंडेड फाइलिंग डेट, डेडलाइंस एटसेट्रा। जो रिटर्न फाइल करने की डेट्स होती हैं उनको एक्सटेंड कर दिया। जो कुछ एक इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उसके ऊपर जीएसटी की रिलीफ दे दी, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो मिलके ऐसे डिसीजंस भी लेती है। जीएसटी काउंसिल के बाद जो हमने बात करनी है दैट वी हैव टू टॉक इज जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है जी, जीएसटी नेटवर्क।